वीन एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और इस पेंडेमिक सिचुएशन को संभाले हुए आप अपनी तरक्की पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक विच विल बी बेस्ड ऑन पेसा एक्ट। पेसा अधिनियम। यहाँ पर हम कार्यान्वयन एवं सुधार के बारे में बात करते हैं। मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पेसा एक्ट क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है और यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो आप सभी को पता ही होगा, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो डेफिनेटली पेसा एक्ट केंद्र सरकार ने 1996 24 दिसंबर 1996 को इनेक्टमेंट किया, नियम बनाया और उस नियम को राज्यों को दे दिया गया कि राज्य अपने हिसाब से नियम बना सकें, वहां के क्षेत्र के हिसाब से। करेक्ट, ठीक है। जैसा कि सेम पंचायती राज हुआ, उसी तरह पंचायती राज का एक विस्तार है, आप यूं समझिए, ठीक है। क्लियर, पंचायती राज का एक विस्तार है। अब ये विस्तार क्यों किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर हम देश के बारे में बात करें कि जनजातियों को उनका अधिकार अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो उनको सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके अधिकारों के लिए, है ना, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए यह एक्ट लाया जा रहा है, ठीक है। अब क्यों, तो आज जाहिर सी बात है, आप देखेंगे पूरा का पूरा इतिहास, तो पिछले इतिहास के बारे में हम बात करें तो उनको नेग्लेक्ट ही किया जा रहा था लंबे समय से, ठीक है। किसको? अनुसूचित जनजातियों को, है ना। और वह आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के होते हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया कि 10 राज्यों पर इनको लागू कर दिया और राज्य अपने हिसाब से नया नियम बना सकते हैं इस पंचायती राज एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। ओके, तो अब उम्मीद करता हूं कि यह थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह एक्सटेंशन जनजातियों के जीवन को उच्च स्तर में लाने के लिए यह एक्ट किया जा रहा है। उनकी जवाबदेही तय किया जा रहा है कि वह जितने भी पंचायती राज के स्तर के समिति है या फिर जो भी है, करेक्ट, उन सब में जवाबदेही तय हो जा रही है। चाहे वह आपका ग्राम पंचायत हो, चाहे वह आपका जनपद पंचायत हो, चाहे वह आपका जिला पंचायत क्यों ना हो, सभी में जवाबदेही तय होगी। क्लियर। अब देखते हैं इस पेसा एक्ट अधिनियम के बारे में। तो यहाँ पर कुछ अच्छे चीज हैं, है ना, और कुछ कंट्रोवर्सी भी होंगे। डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज होंगे तो वहां पर कंट्रोवर्सी होना जरूरी है, मतलब विवाद होना जरूरी है, ठीक है। पहले हम अच्छे चीज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक विच विल बी बेस्ड ऑन पेसा एक्ट, पेसा अधिनियम कार्यान्वयन एवं सुधार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा नाम क्या है इस पेसा एक्ट का। पेसा आपने सुना होगा, इस पेसा एक्ट का नाम क्या है? तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि यह पंचायती राज जो अधिनियम है उसका एक विस्तारित रूप है और यह विस्तारित रूप इसलिए है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लोगों का जवाबदेही तय करना है, ठीक है। ओके, तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, तो पंचायती राज उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया बिल, ठीक है। तो ये है आपका पेसा एक्ट, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, या फिर हम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक, ठीक है। अब ये किसकी सिफारिश से लाई गई थी? तो ये है आपके भूरिया समिति की सिफारिश से लाई गई थी। हाँ, यहां पर मैं एक छोटा सा चीज और बोलना चाहूंगा कि ये जो पेसा एक्ट है, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर अब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्री के रिस्पेक्ट से और व्यापम के जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो सिफारिश किसने किया था पेशा एक्ट के लिए? तो फिर भूरिया समिति, याद रहेंगे, भूरिया समिति। उसके बाद फिर लागू कब हुआ? तो 24 दिसंबर 1996 में। इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि पेशा एक्ट 1996। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। और यहां पर नोट, राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज जैसा नियम बना था वैसा ही यह नियम बना 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हो पहले लोकसभा में गया होगा, लोकसभा से फिर राज्यसभा में यह बिल गया होगा, राज्यसभा से फिर लोकसभा में, लोकसभा के बाद फिर राष्ट्रपति के पास गया होगा, राष्ट्रपति के जैसे ही सिग्नेचर हो जाता है वह इनेक्टमेंट हो जाता है। अब उसको देरी है क्या? प्रकाशन के लिए, राजपत्रित प्रकाशन में प्रकाशित हो जाता है तो यह नियम बन जाता है। क्लियर? उसके बाद फिर यहां पर हम बात करते हैं, राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार मिल गया इसके तहत। ठीक है, अब वह कानून किस रिस्पेक्ट से बना सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट? ओके, तो वह अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। अब यहां पर उद्देश्य क्या है उसको भी हम लोग यहां पर जान लेते हैं। केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता की स्पष्टता। ठीक है, जनजातियों की स्वायत्तता की स्पष्टता। अब स्वायत्तता मतलब समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंट, है ना, जिससे राज्यों के पास कानून बनाने या फिर कानून का उल्लंघन करने की शक्ति न हो। कहने का मतलब क्या है, यहां पर एक प्रकार का सिफारिश किया गया था भूरिया समिति के द्वारा, है ना, जो उद्देश्य में परिवर्तित हो गया। ओके, और केंद्र की जो नियम है अनुसूचित जनजाति से संबंधित और राज्यों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाने हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या होने चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का विरोध न हो, किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन न हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर भाग 9 में देखेंगे, अनुसूची 6 में देखेंगे, करेक्ट, तो उसी के हिसाब से यहां पर नियम बनाए जाएंगे हर राज्य में, जहां जहां पर पेशा एक्ट लागू है। ठीक है, कितने राज्यों में पेशा एक्ट लागू है? तो 10 राज्यों में, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर, हाँ, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। 10 राज्य जहां पर कानून लागू है। अब मैं इसको याद भी कराऊंगा आप लोगों को। तो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितने राज्यों में पेशा एक्ट लागू है? तो 10 राज्यों में पेशा एक्ट लागू है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, आपका छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश वहां पर मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, ओके, सो ये सभी मिलेंगे। और गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ये नहीं मिलेंगे। तो 7 राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। ठीक है, या मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करके, और बाकी 3 हैं आपका गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको याद करने में काफी आसानी हुई होगी या फिर होगी आप लोगों को। ओके, आगे हम बात करते हैं क्या उद्देश्य है। और जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। देखिए, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या विकेंद्रीकरण किया जा रहा है? विकेंद्रीकरण किसको बोलते हैं थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जी, विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब अपने में से पावर नीचे के लोगों को दे दिया जाएगा। एक आसान भाषा में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जब अपने में से पावर नीचे के लोगों को दे दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर में से कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है। ठीक है, कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है ताकि वह अपना शक्ति का उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके। ठीक है, ओके, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो। जैसे कि एक पिता है ना, और उसके बेटे हैं।
फाइन, बेटे हैं बेटियां हैं जो भी है आप मान सकते हैं। तो जब तक पिता 100 रुपया बेटे को नहीं देगा तो उस 100 रुपये का एहसास उस पुत्र को होगा ही नहीं या पुत्री को होगा ही नहीं, करेक्ट। तो अब उस 100 रुपये को जैसे देगा तो उस 100 रुपये के हिसाब से वह उसका पावर रहेगा, करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। स्वशासन तभी हो सकता है, देखो भाई, हिम्मत कब आएगी, जब उसको शक्ति मिलेगा, जब उसको पावर मिलेगा, करेक्ट। तो स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, ठीक है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अनुसूचित जाति नहीं बोल रहा हूं, अनुसूचित जनजाति नहीं बोल रहा हूं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्लियर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस अनुसूचित क्षेत्र में जैसे कि किसी भी प्रकार के समिति हो तो उसमें उनकी नियुक्ति करना या फिर मनोनयन करना, ये सारे के सारे आपके प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती है ना, पंचायत की। तो अब यदि ग्राम सभा सशक्त नहीं होगा तो फिर जो पंचायत स्तर है ना, हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, करेक्ट। तो वहां पर सुदृढ़ता नहीं आ पाएगी, क्लियर, ओके। सो ग्राम सभा, यहाँ पर केंद्रीकरण क्या है, यहाँ पर पैसा एक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा को ही दिया जा रहा है, करेक्ट। वहां पर ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है, अपने में से शक्ति को फ्लो किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंस नियम कहां पर बनेगा, विधानसभा पर बनेगा, और विधानसभा से फिर लागू होगा, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। विधानसभा में नियम बनेगा और लागू करने का काम भाई हमारे पर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस कानून की, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ग्राम सभा, हमारी राज्य सरकार ग्राम सभा को सुदृढ़ीकरण के लिए, उनको प्रशासनिक ढांचा के लिए तैयार कर रही है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कर रही है, ओके, विकेंद्रीकरण कर रही है, एक शब्द में हम यहां पर बोले तो देखते हैं विशेषताएं क्या हैं, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ओके, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके यार, है ना, और आगे हम और भी वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो, ओके। सो यहाँ पर ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि राइटिंग तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, छोटा लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर आज के डेट में, आज के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहाँ पर समाहित करने का कोशिश किया हूँ, ओके। तो जनजाति समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत देना, ठीक है। ग्राम सभा अत्यधिक ताकतवर कब होंगे, जब आप शक्ति उनको देंगे, शक्ति का बंटवारा करेंगे, ठीक है। और यहां पर आर्थिक सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली जस्टिस, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहां पर बात करेंगे, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा में वे व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर मतदाता सूची में अंकित है या मतदाता सूची में नाम है। तो जाहिर सी बात है, ग्राम सभा में वे सभी आते हैं जो ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता होते हैं, करेक्ट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएं। अब देखिए, तो डायरेक्ट क्या है, राज्य सरकार डायरेक्ट ग्राम सभा को ही सौंप नहीं देगी, करेक्ट। वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो वो धीरे धीरे फ्लो होते हुए आपके ग्राम पंचायत लेवल पे आएगा। जब ग्राम पंचायत लेवल में कोई कार्य स्वीकृत होता है तो उसके थ्रू आपका ग्राम सभा में दिया जाएगा, ठीक है। किसका, कोई भी कार्य ग्राम सभा को दिया जाएगा ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बाद, क्लियर है।
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राज्य सरकार यहां से निकाली उसके बाद फिर डायरेक्ट ग्राम सभा, नहीं, ये फ्लो है, ये प्रोसेस है, ये प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। शक्ति तो दिया जा रहा है लेकिन उसका कंट्रोल ग्राम पंचायत में रहेगा, राज्य सरकार के पास रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पंचायतों को ग्राम सभा में इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि इन कार्यक्रमों व योजनाओं के संबंध में धन का उचित उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात धन, करेक्ट। धन के कारण ही लड़ाई झगड़ा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। फाइन, यहां पर बाप बेटे का नहीं हो रहा है, करेक्ट। सो धन यहां पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, महत्वपूर्ण रोल निभाएगा भाई, करेक्ट। क्यों निभाएगा? क्योंकि धन ही माया है। ओके, सो ग्राम सभा यह तय करेगी, ठीक है, कि वो काम अच्छे से हुआ, मतलब धन का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, एक निर्णय कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। ठीक है, यहां पर लिखा गया है ना, उचित पंचायतों को ग्राम सभा में इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा। ग्राम सभा में इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि उन्होंने इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी धन है, उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक ग्राम सभा नहीं बोलेगी कि ये काम अच्छे से नहीं हुआ है, इस धन का दुरुपयोग किया गया है, तब तक वह स्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी है तो यही है। ओके, तो जनसंख्या के अनुपात में, अब जैसे कि देखिए कोई भी क्षेत्र हो वहां पर जनसंख्या का अनुपात कैसा है, 25% है कि 20% है ना, अनुसूचित जनजाति, उस हिसाब से वहां पर बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, ओके, उनकी सीटें तय की जाएगी। शर्तें, जनजाति क्या शर्तें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जनजातियों का कुल आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होना चाहिए। पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अब 50% से कम क्या नहीं होनी चाहिए? उनकी आरक्षण का स्थान। ठीक है, ओके, ये किस लिए है? पेशा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और ये किस लिए है? कि उनकी जवाबदेही को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तय किया जा सके। ठीक है, पंचायतों के सभी स्तरों के अध्यक्षों के पद के लिए अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित किए जाए। ठीक है, तो ये पद आरक्षित किए जाना है, ये प्रोविजन है। ठीक है, प्रावधान है। आगे हम बढ़ते हैं। मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायतों में राज्य सरकार, इट इज इंपॉर्टेंट, मध्यवर्ती एवं जिला, अब मध्यवर्ती क्या है? एवं जिला स्तर, जिला स्तरीय मतलब जिला पंचायत तो पता है, जनपद पंचायत मध्यवर्ती की बात कर रहा है। राज्य सरकार जनजाति को मनोनीत कर सकेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर राज्य सरकार मनोनीत कर सकेगी, इट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो कथन में आ रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज को ले लो या फिर संविधान को ले लो, करेक्ट? ठीक है, कथन पे आ रहे हैं। ओके, तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही, इनमें से कोई नहीं है। यदि आपको ये सभी चीजें मालूम होगा तब आप बता सकेंगे, अदरवाइज फिर आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जनपद पंचायत एवं जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार जनजाति को मनोनीत कर सकेगी, उनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, मतलब वह डायरेक्ट मनोनीत कर सकेगी किसको? अनुसूचित जनजाति को। और ये जरूरी नहीं है कि वह किसी भी पंचायत के स्तर के सदस्य हो। क्लियर? ओके, मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या कुल संख्या के 10% से ज्यादा नहीं हो सकेगी। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? 50%, तो स्थान का आरक्षण 50% होगा। ठीक है, और मनोनीत करने की बात है, राज्य सरकार मनोनीत कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वह जितने भी सदस्य हैं, चाहे वह जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, है ना, कि इनका सदस्य हो। करेक्ट? वो डायरेक्ट अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति को मनोनीत
कर सकेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। राज्य विधान के अंतर्गत सुनिश्चित करें कि उच्च स्तर की पंचायतें निचली स्तर की पंचायतों का हनन ना हो। देखो, इसका सिंपल सा बात यह है कि जैसे कि दखल अंदाजी कहते हैं, है ना, तो ग्राम सभा एक स्तर पर कार्य कर रही है, वहां पर किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी या फिर उनके अधिकारों का हनन उच्च स्तर से न हो, चाहे वह आपका जिला पंचायत हो, चाहे वह आपका जनपद पंचायत हो, चाहे वह आपका ग्राम पंचायत क्यों ना हो। हाँ, यह है कि नियम से या फिर प्रोटोकॉल से जो चीजें जरूरी है डेफिनेटली उनको किया जाना चाहिए, लेकिन उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही पेशा एक्ट का खास बात है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, उनकी जवाबदेही तय करना। ठीक है, ये पंचायती राज एक्सटेंशन का विस्तार है या फिर पंचायती राज विस्तार है या फिर हम यूं कहें कि पंचायती राज एक्सटेंशन है। ठीक है, ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। लास्ट में मैं यहां पर एक पॉइंट बोलूंगा, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या बोल क्या रहा है कि 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र में लागू होगा। देखिए जी, यहां पर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है या फिर हम यूं कहें कि समस्या है ना, ये प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है। आप कंफर्टेबल होंगे इस सब चीजों को समझने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं मैं कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उसी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उन जनजातियों को उनकी जवाबदेही तय होगी या फिर वहां पर पेशा एक्ट लागू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ड्रॉबैक सबसे बड़ा यह है कि जहां पर मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वह स्थान नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर अनुसूचित जनजाति होंगे, डेफिनेटली होंगे, तो ऐसे एरिया को, ऐसे क्षेत्र को इस पेशा एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। और यहां पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे तो टिक तो लगा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। इसका पूरा नाम प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया बिल। ठीक है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस समिति के सिफारिश से लागू हुआ? तो भूरिया समिति। कब लागू हुआ? तो 24 दिसंबर 1996। यह ध्यान दीजिएगा, पेशा एक्ट 1996 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कितने राज्य हैं जहां पर यह कानून लागू है? तो 10 राज्य हैं, तो 7 तो छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करके। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 50%। ठीक है, और क्या 50% है भाई? तो 50% स्थान है जो आरक्षित होंगे और 10% ऐसे हैं जो राज्य सरकार मनोनीत कर सकती है डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि वह पंचायत का सदस्य हो। क्लियर? ओके, लेकिन उनकी जो संख्या है वो 10% से क्या 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के 5वीं अनुसूची के तहत जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सभी के सभी लागू हैं। और ड्रॉबैक हमने बताया क्या कि ड्रॉबैक यही है कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू है ना, और उस अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी अनुसूचित जनजातियां हैं उन सभी पर लागू होगा। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं वहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, है ना। वहां विडंबना इस बात की है कि यहां पर अनुसूचित जनजातियां तो होंगे, इस क्षेत्र के बाहर अनुसूचित जनजातियां तो होंगे, लेकिन वहां पर इस एक्ट का फायदा, इस पेशा एक्ट का फायदा उन लोगों को नहीं मिल पाएगा जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो
तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए, आप छात्र हित के लिए लाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।